एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां सबसे ज्यादा एरिया वाला रूस भी है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भारत भी। साथ ही सुपर पावर बनने की दौड़ में यूएसए का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चीन भी यहीं से आता है। इनफैक्ट स्कॉलर्स का तो यहाँ तक कहना है कि 20वीं सदी यूरोप की थी, लेकिन 21वीं सदी एशिया की होने वाली है। मगर आज हम एशिया या इसके गोल्डन फ्यूचर की नहीं, बल्कि बात करने वाले हैं एशिया के एक छोटे से आइलैंड कंट्री की। आज की कहानी सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो देखते ही देखते एशिया का सबसे अमीर और दुनिया का सबसे सेफेस्ट देश बन गया। आप सोच रहे होंगे हम आखिर बात किसकी कर रहे हैं, तो हम आपको बताते चलें, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगापुर के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी जानने से पहले हम आपको सिंगापुर की सैर करा देते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं, मैप पर। तो ये देखिए, सिंगापुर एशिया की एक आइलैंड कंट्री है जो मलेशिया का पड़ोसी देश है। पहले भारत और वर्ल्ड की 20% जनसंख्या के साथ साथ सिंगापुर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी वही कंपनी है जिसने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को कंगाल कर दिया था। वो अलग बात है कि हमारा देश इनक्रेडिबल है, इसलिए इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी तो आज तक इतने सारे अटैक हुए, मगर फिर भी हम सरवाइव कर गए। आज हम अपना गुणगान नहीं करेंगे, क्योंकि हम भारत की नहीं बल्कि बात कर रहे हैं सिंगापुर की। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस चाइनीज टी और भारत के नॉर्दर्न साइड में उगाई जाने वाली ओपियम थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी ट्रेड होता था वो ईस्टर्न इंडिया से होते हुए मलक्का स्टेट से गुजरता था, जिसकी वजह से मलक्का स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे प्रॉफिटेबल रूट बन चुका था और यहाँ से इनको 50% रेवेन्यू आता था। इस तरह कुछ ही सालों में ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे खास कॉरिडोर बन गया। मगर वो कहते हैं ना कि अपनी खास चीज को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस रूट को सिक्योर करने की ठानी। इसके लिए उन्होंने यहाँ आइलैंड पर एक पोर्ट बना डाला। ये आइलैंड वही था जिसे आज सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। वैसे उस टाइम पर ये आज के जैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि तब इस छोटे से आइलैंड पर सर थॉमस रिफल्स ने एक पोर्ट बनाया था। मगर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये पोर्ट बिल्कुल फ्री था और यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता था। और फ्री की चीज तो सबको अच्छी लगती ही है, इसलिए खूबसूरत लोकेशन के साथ साथ टैक्स फ्री ये बंदरगाह सबके लिए अट्रैक्शन का पॉइंट था। और जल्द ही ये दुनिया के सारे ट्रेडर्स का फेवरेट बन गया, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ हर साल हजारों शिप आने लगे और एशिया से यूरोप को होने वाला लगभग सारा ट्रेड यहीं से होकर गुजरने लगा। वैसे तो 1867 में ये आइलैंड ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बन चुका था, इसलिए दुनिया में इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ती गई। लेकिन भले ही इसकी इम्पोर्टेंस ट्रेडर्स की नजर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि ये टैक्स फ्री था, मगर यहाँ किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। हालांकि वैसे तो ये ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था, लेकिन यहाँ पर कोई गवर्नमेंट रूल नहीं था, जिसकी वजह से सिंगापुर नाम का ये आइलैंड जल्द ही अफीम, प्रोस्टिट्यूशन और जुए का अड्डा बन गया, जहाँ दूर दूर से आकर लोग नशा करने लगे और जुआ खेलने लगे। पर अफसोस फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को सही करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से यहाँ सोशल अनरेस्ट पैदा होने लगा। और फिर टाइम आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की दरिंदगी और जापान की दुर्दशा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जापान अपनी फुल फॉर्म में था, इसलिए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजा चखाने के लिए जापान ने 1941 में सिंगापुर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से 1945 तक साउथ ईस्ट एशिया का ये पोर्ट, जो सभी ट्रेडर्स का फेवरेट कॉरिडोर था, बिल्कुल तबाह होकर एक खंडहर बन गया। जापान तो सिंगापुर को बर्बाद कर ही चुका था, लेकिन इसे आबाद करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कोई खास कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोकल में जापान के साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी नफरत फैलने लगी। और फिर सामने आता है एक ऐसा इंसान जिसने सिंगापुर की सूरत बदल कर रख दी थी। इसका नाम था ली कुआन यू। ये वही इंसान था जिसकी वजह से आज हम और आप सिंगापुर की बात कर रहे हैं। वैसे तो ली एक लॉयर था,
लेकिन सिंगापुर की ऐसी हालत और ब्रिटिश गवर्नमेंट की बेफिक्री से वो बहुत परेशान था। इसलिए 1955 में सिंगापुर में उसने पीपल्स एक्शन पार्टी नाम से एक लोकल पार्टी बना डाली। अपनी पार्टी के साथ ली ने उस साल होने वाले लोकल इलेक्शन में कुछ सीट भी जीत ली। हालांकि इनकी पार्टी ज्यादा सीट हासिल नहीं कर पाई थी, मगर फिर भी बहुत ही जल्दी वो लोकल लोगों में काफी फेमस हो गया और फिर 1950 में वो मलाया का प्राइम मिनिस्टर बन गया। मलाया का प्राइम मिनिस्टर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस टाइम पर सिंगापुर और मलेशिया एक ही देश हुआ करते थे जिसे मलाया कहा जाता था। लेकिन ली के प्रधानमंत्री बनने के 3 साल बाद ही मलेशिया सिंगापुर से अलग हो गया। मगर इस सेपरेशन की वजह ली नहीं बल्कि यहाँ के लोगों में फैली एथनिक और रिलीजियस प्रॉब्लम्स थी। आप इसे 1947 में भारत पाकिस्तान सेपरेशन से समझ सकते हो। सिंगापुर में भी बिल्कुल वैसा ही बैकग्राउंड बन गया था जैसा भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान बना था। इस बंटवारे से 2 देश तो बन गए थे, लेकिन इससे ली की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि ली के पास बचे हुए लैंड में जो लोग रहते थे उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। वो सर से पैर तक गरीबी में डूबे थे। ना उनके पास कोई काम था, न एजुकेशन। लेकिन ली अपने लोगों को इस दलदल से निकालना चाहता था और उसने इसके लिए साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो ली यहाँ मौजूद प्रॉब्लम की तह तक गया तो उसे पता चला यहाँ फैले हालातों के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार सोशल अनरेस्ट है। इसलिए उसने फ्री स्पीच को बैन किया और प्रोटेस्ट करने, वायलेंस फैलाने वालों के साथ साथ ली ने ड्रग्स यूज करने वालों को भी खतरनाक सजाएं देना शुरू की। अब सिंगापुर में जो भी सरकार के खिलाफ बोलता उसे अरेस्ट कर लिया जाता। ये बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन के जैसा था, इसलिए लोगों में ली का खौफ फैलने लगा। मगर ली ये सब खौफ पैदा करने के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों का जीवन सुधारने के लिए कर रहा था। इस टाइम पर ली कितना सख्त बना हुआ था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि च्युइंगम फेंकने वाले लोगों को भी काफी सख्त सजा दी जाती थी। जल्द ही उसके सामने इन सब के पॉजिटिव रिजल्ट आने लगे और उसके देश में पॉलिटिकल और एथनिक टेंशन कम होने लगी। पॉलिटिकल और एथनिक टेंशन कम होने के बाद ली ने अपना ध्यान लोगों का जीवन सुधारने की ओर लगाया। मगर उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हाउसिंग की। असल में उस टाइम सिंगापुर के 70% लोग कच्चे घरों या झोपड़ियों में रहते थे। उनके पास रहने का प्रॉपर ठिकाना तक नहीं था। इसलिए ली ने एक रूल पास किया जो लैंड रिलेटेड लॉ था। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट किसी भी जमीन को सस्ते प्राइस में खरीद सकती थी। वैसे तो ये लॉ काफी कंट्रोवर्शियल था, मगर इससे पहले के लॉ कौन सा कम थे। मगर हाँ, इनके पीछे गवर्नमेंट की नीयत बहुत साफ थी क्योंकि सस्ते प्राइस में जमीन खरीदकर गवर्नमेंट ऐसे घर बना रही थी जिन्हें हर कोई अफोर्ड कर सके और जिनके पास घर नहीं है वो यहाँ रह सके ताकि सिंगापुर में फैली हाउसिंग प्रॉब्लम दूर हो सके। लेकिन इन घरों को खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए था। सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो खुद उन्हें घर दे सके। इसलिए ली ने एक और लॉ को पास किया। इसके अकॉर्डिंग हर किसी की सैलरी से 25% काट कर इन पैसों को सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाने लगा। साथ ही बाकी का 25% गवर्नमेंट अपने पास से देती थी। इस तरह लोगों की सेविंग जमा होती रही और कुछ ही दिनों में हर किसी के पास अपना घर हो गया। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज भी 80% से भी ज्यादा सिंगापुर के लोग उन्हीं घरों में रहते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए थे। इस तरह सिंगापुर ने अपनी एक बड़ी प्रॉब्लम दूर कर ली। वैसे हाउसिंग प्रॉब्लम तो सिंगापुर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ही, लेकिन साथ ही उनके पास एक और प्रॉब्लम थी, वो थी अनएम्प्लॉयमेंट की। असल में सिंगापुर के पास ना तो कोई नेचुरल रिसोर्स था और ना ही कोई देश उनके साथ ट्रेड करना चाहता था। इसलिए ली को समझ आ चुका था कि उन्हें खुद ही सब कुछ करना होगा और इसके लिए एक ही तरीका है कि सिंगापुर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जाए। इसलिए ली ने अपने देश में टैक्स बहुत कम कर दिए और रेगुलेशंस को बिल्कुल खत्म कर दिया ताकि फॉरेन कंपनी यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट कर सके। साथ ही ली ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि बाहर से आने वाली कंपनी से पहले 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आप बस आइए और इन्वेस्ट कीजिए। इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को देखकर फॉरेन कंट्री सिंगापुर में आना शुरू हो गई और कुछ ही सालों में झोपड़ी और कच्चे घरों वाला सिंगापुर बड़े बड़े बिल्डिंग से भर गया।
और अगले 10 सालों में सिंगापुर में अनएम्प्लॉयमेंट 0 हो गया और ग्रोथ रेट 13% बढ़ गई। अभी ली की प्रॉब्लम खत्म हुई भी नहीं थी कि इसी बीच सिंगापुर के सामने एक और खतरनाक समस्या आ गई। वो थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन की समस्या। मगर ली ने जल्द ही इसका भी तोड़ निकाल लिया। उसने कुछ ऐसे लॉ बनाए जिसमें करप्शन करने वालों को फांसी तक की सजा दी जा सकती थी। अब गवर्नमेंट ऑफिस में ली का खौफ फिर से फैल गया। ऐसे में ली ने करप्शन के लिए सजा तो हार्ड की ही, पर साथ ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी भी इंक्रीज कर दी ताकि उन्हें करप्शन करने की जरूरत ही ना पड़े। तभी तो आज भी पूरी दुनिया में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को सबसे ज्यादा सैलरी कहीं मिलती है तो वो सिंगापुर ही है। ली के इन एफर्ट्स का नतीजा जल्द ही दुनिया के सामने आ गया। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग सिंगापुर दुनिया का 3rd लीस्ट करप्ट एंड एशिया का 1st लीस्ट करप्ट देश है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आकर इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सिंगापुर आज जो भी है वो ली की मेहनत का फल है, क्योंकि ली जानता था कब उसे कौन सा स्टेप उठाना चाहिए। इसलिए तो ली ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रूल्स को काफी ढीला छोड़ दिया, मगर साथ ही उसने अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने लोगों की एजुकेशन के लिए काफी अच्छे स्टेप भी उठाए। असल में ली ने अपने देश के लोगों को टेक्निकल एजुकेट करने के लिए फॉरेन कंपनी को काफी ज्यादा पैसे दिए ताकि उनके देश के लोग टेक्निकली एजुकेट हो सकें। और इस तरह से सिंगापुर वर्कफोर्स दुनिया की सबसे टैलेंटेड और मेहनती वर्कफोर्स बन गई, जिससे यहाँ के ज्यादातर लोगों ने पैसे कमाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सरकार के पास पेंशन फंड में ज्यादा पैसे आने शुरू हो गए और फिर सरकार इस मनी का यूज लोगों की बेहतरी के लिए करने लगी। अब सिंगापुर में बेहतरीन अस्पताल, रोड, बिल्डिंग और स्कूल बनने शुरू हो गए, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। आज सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे बेहतरीन है और उनके एजुकेशन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि सिंगापुर के स्टूडेंट ग्लोबल कंपटीशन में हाईएस्ट स्कोर करते हैं। और 1980 के बाद से तो ऐसा कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां पर सिंगापुर की पकड़ ना हो, चाहे वो ऑयलिंग हो, फार्मास्यूटिकल हो, एडवांस कंप्यूटिंग, शिप बिल्डिंग या फिर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों ना हो। हर फील्ड की बेशुमार इंडस्ट्री सिंगापुर में है। साथ ही आज सिंगापुर दुनिया का 3रा सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम ट्रेडिंग बन चुका है। सिंगापुर अब दुनिया के अमीर देशों में तो शामिल है ही, साथ ही दुनिया का 2रा सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी सिंगापुर के पास है। साथ ही यहाँ पर वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड एजुकेशन फैसिलिटीज भी हैं और इजी बिजनेस के मामले में सिंगापुर दुनिया का 2nd बेस्ट देश बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सिंगापुर की सक्सेस का राज एक ऐसे लीडर के द्वारा सही टाइम पर लिए गए सही फैसलों में छुपा हुआ है, जो अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए भले ही ली की पॉलिसीज दुनिया की नजरों में सही ना हो, लेकिन सिंगापुर के लिए वो किसी वरदान से कम नहीं थी। वैसे आपको क्या लगता है, अगर ली के हार्ड फैसले सही साबित ना होते तो सिंगापुर का क्या हाल होता? और क्या हम इंडियन सिंगापुर से कोई सीख ले सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।